डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं केजरीवाल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? आई होप कि आप मजे में हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि कैसे अब एक वाक्य से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं आसानी से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक छोटे से वाक्य से कैसे हम लंबे से लंबे वाक्य बना सकते हैं बहुत आसानी से। ये आपके स्पोकन के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हम दो प्रकार के सेंटेंसेस का अनुवाद करना सीखेंगे। एट फर्स्ट, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई कारक चिन्ह नहीं होता। क्या कारक चिन्ह नहीं होता? क्या क्या कारक चिन्ह? जैसे में, पर, से, को, के लिए, का इत्यादि नहीं होगा ऐसे। और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ये कारक चिन्ह होंगे, ये दोनों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ये कारक चिन्ह नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यह एक पुस्तक है, ऐसा वाक्य, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है। और हम देखेंगे इस छोटे से वाक्य को हम बड़े से बड़े करते जाएंगे और ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत जाएगी, बहुत ही आसानी से हम उसको ट्रांसलेट करते जाएंगे। देखना, बहुत मजेदार सफर है। लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं फ्लुएंसी के साथ, या अंग्रेजी लिखना चाहते हैं फ्लुएंसी के साथ, तो आपको सबसे पहले अपना वोकेब स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। क्या? अपना वोकेब, अपना शब्द भंडार बढ़ाना चाहिए। बिना शब्द भंडार के आपके सारे जो ज्ञान है, जो ट्रिक्स जानते हैं, वो होता है, वो सब बेकार है। ये मेरा बहुत ही बड़ा निवेदन है कि आपको अपना वोकेब बढ़ाना चाहिए। ये समझ लीजिए कि जिसका जितना ज्यादा वोकेब तैयार रहेगा, जिसका जितना ज्यादा शब्द भंडार होगा, वो उसके मुंह से उतनी ज्यादा वाक्यों की झड़ी होगी। ये समझ लीजिए। ओके, अभी अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। देखें, यह एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है। अफर्मेटिव संरचना में आपको याद दिला दूं, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं, जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं। सब्जेक्ट भी होता है कर्ता, और कर्ता कोई जरूरी नहीं होता है सभी जगह, इसलिए इसको उद्देश्य भी कहते हैं। हम लोग सब्जेक्ट भी सिर्फ कर्ता समझते हैं, तो ये गलत है। वास्तव में सब्जेक्ट भी उद्देश्य होता है वाक्य का, कि हमारा उद्देश्य क्या है, उस वाक्य को बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये होता है सब्जेक्ट। उसके बाद आपको वर्ब लिखना है। वर्ब, वर्ब मीन्स, अब वर्ब मीन्स मेन वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है, आपको कहाँ मिलेगा वाक्य में, ये बता दूं मैं कि सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वही ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज इट? वन सेकेंड, आई एम रिपीटिंग इट। सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वही ऑब्जेक्ट है। जैसे वह गोरा है, काला है, यह क्या है? पुस्तक है, तो ये पुस्तक हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह सुंदर है, सुंदर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। वह क्या है? सुंदर है। राम लड़का है, राम क्या है? लड़का है, तो लड़का हुआ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड्स, ये ऑब्जेक्ट के बाद और ये में फुल स्टॉप, ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इसको आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। सब्जेक्ट, गुड, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, एंड देन एट लास्ट फुल स्टॉप। क्लियर? चलिए अब प्रैक्टिस करें। यह एक पुस्तक है, दिस इज अ बुक, देखेंगे। चलिए अब कुछ लंबे वाक्य बनाना और बोलना सीखते हैं। यह मेरा पुस्तक है। क्या? मेरा पुस्तक है। इट इज माई बुक। दिस के बदले हम इट प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही है यहाँ पर। और देखें, यह मेरा अंग्रेजी पुस्तक। ये थोड़ा लंबा जैसा लग रहा है, लेकिन कंफ्यूज होने और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये बता दूं मैं कि ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट है, ये पुस्तक मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे शब्दों से कारक चिन्ह के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, तो वो सारे ऑब्जेक्ट के साथ लिखे जाएंगे। तो यही समझ आया? चलिए इसको दूसरे शब्दों में समझा दूं, जो कि उसकी पूर्व है। उस ऑब्जेक्ट की खास बात बता रहे हैं, मतलब उनको उनके साथ लिखना है। अब कहाँ लिखना है? जैसा हिंदी में लिखा गया वैसे अंग्रेजी में। क्लियर हुआ? जैसा हिंदी में लिखा है वैसी अंग्रेजी में भी लिखना है। मेरा अंग्रेजी पुस्तक, बाय इंग्लिश बुक। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, यह मेरा पसंदीदा अंग्रेजी पुस्तक है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी कोई कारक चिन्ह नहीं है, मतलब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। और इसको आप अंग्रेजी में लिख दीजिए, जैसा हिंदी में लिखा वैसे अंग्रेजी में लिख दीजिए। क्या? माई फेवरेट इंग्लिश बुक, और दिस इज, या इट इज माई फेवरेट इंग्लिश बुक, या दिस इज माई फेवरेट इंग्लिश बुक। और एग्जाम्पल देखें, यह
मेरा सबसे पसंदीदा अंग्रेजी पुस्तक है। और ये क्या, अब इस बार लंबा वाक्य देख करके आप परेशान नहीं हो रहे हैं, आप समझ गए और अच्छे से समझ गए और आप मेरे बनाने से पहले वाक्य बना लेंगे, ये मैं जानता हूँ, मुझे इतना पक्का भरोसा है। और ये सही है, बना लिए होंगे। क्या क्या बनेगा? यह दिस इज इट इज माई मोस्ट फेवरेट इंग्लिश बुक, बनाए ना? एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप एकदम सही बनाए। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आपको समझ आ रहा है और आप सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको आप प्रैक्टिस करके आसानी से फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकते हैं और कहीं भी आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। अभी तक हम ऐसे सेंटेंसेस देख रहे थे जिसमें कोई कारक चिन्ह नहीं। समझ लीजिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें कारक चिन्ह है, माने कि अदर वर्ड्स भी आपको मिलेंगे, ठीक। इनका अनुवाद कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले ये देखना है कि कारक चिन्ह कहाँ लगा है और कितने लगा है। तो यहाँ पर एक लगा हुआ है। उसके बाद ये देखना है कि वो कारक चिन्ह किसी से संबंधित है। तो ये इस साल का, ठीक। संरचना क्या है, मैं रिवाइज कर देता हूँ फिर से संरचना को। सब्जेक्ट के बाद क्या, वर्ब के बाद क्या, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या, अदर वर्ड्स। तो ये ऑब्जेक्ट तक के तो हो गया। अब इसमें क्या बचा, इस साल का, उसको लिख देना अदर वर्ड्स के रूप में लास्ट में, और ये फुल स्टॉप। तो चलिए देखें, इट इज, ये सब्जेक्ट इज माय मोस्ट फेवरेट इंग्लिश बुक, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या बचा, इस साल का, तो ये क्या है, ऑफ का हो गया, दिस ईयर, इस साल का। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए। वी कैन सी वन मोर एग्जाम्पल। हमारे परिवार के सभी सदस्य पूजा करने के लिए कार से शहर के मंदिर गए थे। ध्यान रखें। अब इस वाक्य को देखकर कंफ्यूज हो गए? नहीं, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल है। और आप देखना, अभी समझेंगे, आपको बहुत ही सरल लगेगा और आप आसानी से और दूसरे बहुत सारे कभी भी वाक्य इस तरीके से देखेंगे, लंबे से लंबे वाक्य को आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही सरल है। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, तो ये बता दूं, ऐसे सेंटेंसेस का अनुवाद करने के लिए या बोलने के लिए क्या करना रहता है, दो काम। सबसे पहले क्या काम है कि कारक को देखना है आपको, कारक कहाँ कहाँ लगे हैं। हमारे परिवार के, ये हुआ, पूजा करने के लिए दो हुआ, कार से तीन, ये ध्यान रखेंगे, शहर के मंदिर, ठीक। ये पहला काम, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको शब्दों को आपस में जोड़ना है। ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या काम करते हैं आपको पता है, मैं रिवाइज करता हूँ, मैं बताता हूँ फिर से। ये शब्दों को, नाउन या प्रोनाउन को दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं। टू है, इन है, इत्यादि। ये हुआ क्लियर? दूसरा महत्वपूर्ण है, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या महत्वपूर्ण है कि आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है आपको। किसको आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद फिर अदर वर्ड्स को जोड़ते जाना है, ठीक। तो यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि वाक्य बनाने का उद्देश्य जो होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो इस वाक्य बनाने का उद्देश्य क्या है, ये एक बार फिर पढ़ते वाक्य को। हमारे परिवार के सभी सदस्य पूजा करने के लिए कार से शहर के मंदिर गए थे। वाक्य बनाने का उद्देश्य क्या है, मैं समझता हूँ हमारा उद्देश्य ये है कि सभी सदस्यों के बारे में बताना। तो ये हुआ सभी सदस्य, लेकिन कौन से सभी सदस्य, हमारे परिवार के, हमारे परिवार के। क्लियर हुआ? तो ये हुआ सब्जेक्ट क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखें वर्ब कहां पर मिलेगा आपको, तो आपको दो अलग अलग तरीका से पहचानना है। एक ऐसे वाक्य जिसमें कोई कार्य दिया है और ऐसे वाक्य जिसमें कोई कार्य नहीं दिया है। तो कार्य नहीं दिया उसमें तो है, था, थे इत्यादि वर्ब है, बस वही वर्ब है। लेकिन ऐसे वाक्य जिसमें कोई कार्य दिया गया है, जैसे ये वाक्य जिसमें कार्य दिया गया है, क्या कार्य है, जाना। तो ऐसे वाक्य में वर्ब क्या है ये आपको बता दूं, जो पहचान के साथ ता था, ती थी, ता है, ती है, चुका चुकी, थे इत्यादि के साथ जो शब्द जुड़े रहते हैं, जो क्रिया जुड़े रहते हैं, ये सामान्य ट्रिक है, वही वर्ब है। सिंपल। ये
गए थे, ये हुआ वर्ब। क्लियर हुआ? अब उसके बाद ऑब्जेक्ट देखें। गए थे, इसमें दो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, पूजा करने के लिए या शहर के मंदिर, दोनों। ठीक है, उसके बाद जो शब्द बचे उसको अन्य शब्द में डाल दीजिए, अदर वर्ड्स में। ये तो कहां पर किसको लिखेंगे ये समझ आ गया। अब कहेंगे सर इनको कैसे लिखते हैं, ये के है या ये जो कारक चिन्ह है उसको कैसे लिखते हैं। तो अभी मैं बता चुका हूं कि हिंदी में जैसा लिखा रहता है अंग्रेजी में उसके जस्ट अपोजिट लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। कैसे? जैसे ये देखिए, सभी सदस्य, देख हमारे परिवार के सभी सदस्य, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? सभी, ऑल मेंबर ऑफ, ये देखो हमारे फैमिली, अवर फैमिली, बनेगा नहीं बनेगा? इस तरीके से अब हम समझ गए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और बस अब आगे पीछे सिर्फ जोड़ते जाना है। ठीक है, धीरे 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 शब्दों को जोड़ते जाइए, किसी से जोड़ने के लिए जो दिया है कारक, जब प्रेपोजिशन, उसके माध्यम से देखते हैं। तो चलिए अब जोड़ लेते हैं फटाफट। हमारे परिवार के सभी सदस्य, ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, ये हुआ सब्जेक्ट। उसके बाद हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम अनुसार ये क्रिया हो गया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए क्या क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ये दोनों वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? पूजा करने के लिए, टू वर्शिप, पूजा करने के लिए। अब आप कहेंगे सर के लिए इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फार बोलते हैं। तो मैं बता दूं फार बोलते हैं, लेकिन जब वर्ब के साथ के लिए अर्थ की अभिव्यक्ति हो तो इसके लिए फार की जरूरत नहीं होती। क्या? इसके लिए टू लिखते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और इसको क्या कहते हैं भी बता दूं मैं, टू इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? टू इन्फिनिटिव कहते हैं इसको। तो ये गान, टू वर्शिप, पूजा करने के लिए। अब जो बचे उसे अब जोड़ते जाइए, शहर के मंदिर, तो टू द टेम्पल ऑफ सिटी। टेम्पल ऑफ सिटी कैसे बना? आपको पता है ना कि हिंदी में जैसे क्रम से लिखा जाता है, अंग्रेजी में उसके उल्टे क्रम से लिखा जाता है। बने टेम्पल ऑफ सिटी हुआ। और उसके बाद ये भी हो गया। अब बचा क्या? कार से। तो कार से के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे? बाई कार। अब आप बोलेंगे सर से के लिए तो हम फ्रॉम लिखते हैं। हाँ लिखते हैं, लेकिन वो कंडीशन अलग होता है। यहाँ पर कार है और कार एक साधन है, मीन्स है, और मीन्स के लिए बाई का प्रयोग करते हैं, ना कि फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? जब कहीं से आते हैं जाते हैं तब की स्थिति में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कहीं से आते जाते कैसे कंफ्यूजन हो मैं बता दूं। कमिंग फ्रॉम स्कूल, देखो कमिंग फ्रॉम स्कूल, अभी स्कूल से आ रहा है, ये तब की स्थिति में फ्रॉम का प्रयोग होगा। लेकिन ये एक साधन है जिसके माध्यम से लोग आते जाते हैं, तो उस स्थिति में बाई का प्रयोग होता है। बाई बस, बाई साइकिल बोलते हैं ना, तो ये बाई कार। क्लियर हुआ? इस तरीके से आज हमने जाना कि कैसे लंबे से लंबे वाक्य को हम लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मैं आश्वस्त हूँ कि आप लंबे से लंबे वाक्य देख करके किसी प्रकार से कंफ्यूज या परेशान नहीं होंगे, बल्कि उसको अनुवाद करना या बोलना या लिखना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। यह ऐसा मुझे पक्का उम्मीद है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपकी स्पोकन और ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है आप बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। तो चलिए आज बस इतना। आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।